हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप सर एंड आज हम हमारे एफसी इंग्लिश फर्स्ट ईयर एनईपी यूजी लेवल के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज चौथा चैप्टर द वंडर दैट वाज इंडिया बाय ए एल बसम को आज डिस्कस करेंगे। सो ये एक ऐसे है जो कि ऑथर ए एल बसम के द्वारा लिखा गया है। द वंडर दैट वाज इंडिया मीन्स यहाँ पर जो हमारे ऑथर भारत की प्राचीन काल में जो खजाना बेसिकली बोलना चाहिए, जो भारत विख्यात था, प्रसिद्ध था, और जो चीजें भारत ने विश्व को दिया और भारत का विश्व की संस्कृति में योगदान के बारे में बात की गई है। तो पहले ऑथर ए एल बसम के दो बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। ए एल बसम का पूरा नाम क्या है? आर्थर लॉयलन बसम। इनका जन्म हुआ था मई 24, 1914 में इसेक्स, इंग्लैंड। He completed his early education at the University of Cambridge, where he studied Sanskrit and Indian history. Research in India. Basam's interest in Indian culture and history led him to travel to India in 1937. बसम जी का जो इंटरेस्ट था भारतीय संस्कृति में और इतिहास में, इसके चलते वो इंडिया 1937 को आए। एंड ही स्पेंट सेवरल इयर्स रिसर्चिंग एंड स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंक्लूडिंग रिलीजियन, फिलोसफी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। और उन्होंने भारत की संस्कृति, धार्मिक स्थिति, फिलोसफी और जो सामाजिक स्ट्रक्चर था उस पर स्टडी किया। एकेडमिक करियर की बात करें तो आफ्टर returning to England, Basam embarked on an academic career. He held several teaching positions at universities such as School of Oriental and African Studies in London. तो इन्होंने कई स्कूल्स में एंड यूनिवर्सिटीज में टीचर के रूप में कार्य किया, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा में भी यह टीचर के रूप में कार्य किए। इनके जो मेजर वर्क है जो हमें पढ़ना है बेसिकली, और जिन्होंने भारत की हिस्ट्री और कल्चर पर प्रभाव डाला, उसमें जो सबसे मेजर वर्क है वो है द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि 1954 में पब्लिश हुआ है। तो ये ईयर आपको याद रखना है, 1954। विच प्रोवाइडेड एन ओवरव्यू ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। और इस वर्क में हमको क्या देखने को मिलेगा? प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में और सभ्यता के बारे में। इनके अदर वर्क्स हैं द ओरिजिन्स ऑफ डेवलपमेंट, द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म, जो कि 1990 में आया था। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया बाय ए एल बसंत। हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। इनके अनुसार कहा जा रहा है कि हिंदू सभ्यता की जो विशेषता है कि ये क्या करती है, अपनी कंटिन्यूटी को रिटेन करती है। मतलब ये सभ्यता प्राचीन काल से निरंतर चली आ रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर men of action and the Upanishad men of thoughts। तो जो भगवत गीता है हमारे प्राचीन ग्रंथ में से, ये कभी भी लोगों को कर्मों को इंस्पायर करना बंद नहीं करेगी। मतलब वह भगवत गीता बताती है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, साथ ही उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हमारे थॉट कैसे होने चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए। The charm and graciousness of the Indian way of life will continue, however much affected it may be by the labor-saving devices of the West. People still will still love the tales of the heroes of Mahabharata
एंड द रामायण। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियन वे और वे ऑफ लाइफ मतलब इंडियन जो तरीका है जिंदगी को जीने का, वो हमेशा से बना हुआ है। चाहे ही वेस्ट वेस्ट मीन्स पश्चिमी देश, फॉरेन से जो यूरोपीय देश है, वहां से कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ गई जिन्होंने हमारे मेहनत वाले काम को थोड़ा सा आसान बना दिया। बट फिर भी हम जो है अभी भी हीरोज ऑफ महाभारत, जो हमारे महाभारत के हीरोज हैं और रामायण के हीरोज हैं, उनकी कहानियों में विश्वास करते हैं और साथ ही उनके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा मानते हैं, फॉलो करते हैं। एंड ऑफ लॉस ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला एंड पूरा पुरूरवासा एंड उर्वशी। साथ ही हम दुष्यंता और शकुंतला एंड पुरूरवासा एंड उर्वशी के बीच में जो प्रेम संबंध है उसकी भी सराहना करते हैं। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज ऑल times pervaded Indian life, where oppression and disease and poverty have not overclouded, it will surely not vanish before the more hectic ways of the West. अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय सभ्यता या फिर भारतीय जीने का जो तरीका है, वो लोगों में क्या देता है, जेंटल हैप्पीनेस, मतलब एक खुशी मिलती है लोगों को, ठीक है। एंड डिसीज एंड पॉवर्टीज, कई चीजें आई, महामारियां आई, गरीबी आई, बट फिर भी हमने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ा। और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति और जीने का जो तरीका है, वो वेस्ट के हेक्टिक वे ऑफ लाइफ की तरह नहीं है। मीन्स जो पश्चिमी लोग, यूरोपीय लोग जो एकदम थकावटी लाइफ जीते हैं, वैसे हमारे जीवन जीने का तरीका भारतीय संस्कृति में नहीं है। Much that was unless in ancient Indian culture has already perished, that extravagant and barbarous hectoms of the Vedic age have long since been forgotten, though animal sacrifices continues in some sects. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ड। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें जो कि इंडियन कल्चर में यूजलेस थी, मीन्स काम की नहीं थी, वो अब खत्म हो चुकी है। एंड द एक्स्ट्रावेजेंट ओल्ड बार्बरस हेटाकॉम्स ऑफ वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। और बहुत सी जो चीजें हैं जो वैदिक एजों से चली आ रही है, और ऐसी चीजें जो ठीक नहीं है, अब उनको भूला जा चुका है। एंड दो एनिमल सेक्रीफाइसेस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट, बट कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइसेस मीन्स बलि चढ़ाने की प्रथा जो है, आज भी कहीं कई कई जगहों पर, मतलब कुछ कुछ जगहों पर बची हुई है। बाकी बहुत सारी कुप्रथाओं से हम जूझ चुके हैं और उनको समाप्त कर दी जा चुकी है। सो widows have long ceased to be burnt on their husbands' pyres. Girls may not by law be married in childhood. जो पहले यहाँ पर बोला जा रहा है विडोड, विडोस मीन्स विधवा, जो पहले सती प्रथा हुआ करती थी, जिसमें हस्बैंड की डेथ के बाद विमेन लोग सुसाइड या फिर उनको जला दिया जाता था, वो जो है अब खत्म हो गई है। और जो बाल विवाह होता था, वो भी कुप्रथा जो है अब खत्म कर दी गई है। सो इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, ब्राह्मणास rub soldiers with the lower caste without consciousness of grave population, and the temples are open to all by law. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो छुआछूत हुआ करता था, तो बिकॉज आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि हर जगह भीड़ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्राह्मण्स न चाहते हुए भी या फिर अनजाने में भी वो टच हो जाते हैं। और क्योंकि ऐसी कंडीशन ही है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो किसी को इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता अब ज्यादा। एंड टेम्पल जो है, जिसमें पहले लिमिटेड लोगों को अधिकार होता था वर्शिप का, पूजा करने का, और वो सभी के लिए खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वेनिसिंग एंड द प्रोसेस बिगेन long ago, but its pace is now so rapid that the more objectionable features of caste may have
डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और सो। साथ ही जो जातिगत सिस्टम सिस्टम था और जिसके आधार पर भी काफी भेदभाव होते थे, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। हालांकि इसके खत्म होने की गति अब तेजी से बढ़ रही है, बट फिर भी ये कहीं कहीं अभी भी दिखाई देते हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। और जो रूढ़िवादी परिवार हुआ करते थे, जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर ही पूरी तरीके से निर्भर हुआ करते थे, उन्हीं को मानते थे, अब वो भी धीरे धीरे प्रेजेंट डे कंडीशन के हिसाब से अपनी स्थिति को ढाल रहे हैं। इनफैक्ट द whole face of India altering, but the cultural traditional tradition continues and it will never be lost. भारत का एक पूरा ही चेहरा, मतलब भारत हर तरीके से बदल रहा है, बट इसने फिर भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखा है। तो यही हमारी भारतीय लाइफ की या फिर भारत की संस्कृति की विशेषता है कि इट रिटेन्स इट कंटिन्यूटी। The whole of Southeast Asia received most of its culture from India. बात करें हम अगर साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया ने बहुत सी संस्कृति और सभ्यता भारतीय संस्कृति सभ्यता से लिए हैं। एंड अर्ली इन द 5th century BC, colonists from western India settled in Ceylon, which was finally converted to Buddhism in the reign of Ashoka. और 5th सेंचुरी बीसी, मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बात की जाए तो इंडिया के वेस्टर्न साइड से कुछ लोग कहाँ पर जाकर बस गए? सिलोन में। सिलोन जो है वो श्रीलंका देश का पुराना नाम है, वहां पर जाकर बस गए। एंड विच वॉज फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन द रेन ऑफ अशोका। और जो सम्राट अशोक हुआ करते थे, उनके काल में, उनके राज के काल में, जो श्रीलंका में है, बुद्धिज्म धर्म अच्छी तरीके से छा गया, क्योंकि उन्होंने भी काफी बुद्धिज्म धर्म का वहां पर प्रचार करवाया था। सो बाय दिस टाइम अ फ्यू इंडियन मर्चेंट्स had probably found their way to मलाया, सुमात्रा एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और साथ ही भारत के बहुत सारे जो व्यापारी थे, बहुत से व्यापारी, वो इस साइड की कंट्रीज जैसे मलाया, सुमात्रा और जो भी साउथ ईस्ट एशिया साइड की कंट्रीज थे, उसके अदर अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करते थे। तो ग्रेजुअली दे इस्टेब्लिश्ड परमानेंट सेटलमेंट्स, ऑफन नो डाउट मैरिंग नेटिव वुमेन। और वो जो व्यापार करने जाते थे, उसके बाद वो अपना वहां पर परिवार भी बसा लेते थे। तो they were followed by Brahmins and Buddhist monks, and Indian influence gradually leavened the indigenous culture until by the 4th century AD, Sanskrit was the official language of the region. और सिलोन में क्या होने लगा, धीरे धीरे अब ब्राह्मण, बुद्धिज्म, मोंक, ये सब भी आकर वहीं पर बसने लगे। और चौथी एडी में जो संस्कृत थी, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। And there arose great civilization capable of organizing large maritime empires and of building such wonderful memorials as their greatness as the Buddhist stupa of Borobudur in Java। और साथ ही हमारे सिविलाइजेशन का जो इफेक्ट था, उसने वहाँ के संस्कृति, कल्चर और स्क्रप्चर पर भी डाला। श्रीलंका में बुद्ध बौद्ध स्तूप बनाए गए। ये जगह है जावा, वहां पर। और द सैबित टेम्पल्स ऑफ अंगकोर इन कंबोडिया। और जो कंबोडिया जगह है, वहां पर सैबित टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया अंगकोर जगह पर। सो अदर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम चाइना एंड द इस्लामिक वर्ल्ड वर फेल्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो भारत के अलावा और भी जो कल्चर या संस्कृति का प्रभाव रहा उस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वो था चीन और इस्लामिक वर्ल्ड का। बट द प्राइमरी इम्पेटस टू सिविलाइजेशन केम फ्रॉम इंडिया। बट जो सबसे अधिक वहां पर प्रभाव था वहां की संस्कृति पर, वो इंडिया की ही संस्कृति की। सो इंडियन हिस्टोरियंस प्राउड ऑफ देयर कंट्रीज पास्ट ऑफन रिफर टू दिस रीजन एज ग्रेटर इंडिया।
बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो भारतीय इतिहासकारों ने उस जगह को, साउथ ईस्ट एशिया को, क्या नाम दिया? ग्रेटर इंडिया नाम दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस रीजन को ग्रेटर इंडिया नाम दिया गया, तो वो है साउथ ईस्ट एशिया। In its usual modern sense, the term colony is hardly accurate. However, Vijaya, the legendary Aryan conqueror of Ceylon, is said to have gained the island by the sword. But beyond this, we have no real evidence of any permanent Indian conquest outside the bounds of India. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन कॉलोनीज की अगर बात की जाए, जैसे कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, ब्रिटेन ने भारत पर राज किया। वैसे अगर इंडिया की कोई कॉलोनी के बारे में बात की जाए, मीन्स अगर इंडिया ने कहीं राज किया हो, तो ऐसे हमको ज्यादा एक्यूरेटली नहीं कहा जा सकता। बट जो इंडियन राजा थे विजया, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक लेजेंडरी आर्यन कॉन्करर थे सिलोन के, मतलब उन्होंने श्रीलंका पर जीत हासिल की थी। तो वो पहले ऐसे भारत के राजा आप मान सकते हैं जिन्होंने किसी दूसरे देश की जमीन पर राज किया और उनको कॉलोनी बनाया। और इसके अलावा और भी किसी प्रकार का परमानेंट या फिर रियल एविडेंस नहीं मिलता है कि इंडिया ने कहीं और जाकर कॉलोनी बनाई। द इंडियन कॉलोनीज वर पीसफुल वंस एंड द इंडियनाइज्ड किंग्स ऑफ रीजन वर इंडिजीनियस chieftains who had learned what India had to teach them। और जो इंडिया की कॉलोनी अगर हुई भी, तो वो बहुत ही पीसफुल थी, बिकॉज इंडिया हमेशा से ही शांत देश है। और उसकी जो कॉलोनीज अगर हुई भी, तो वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहती थी। एंड और जो किंग हुआ करते थे उस रीजन के, वो भी इंडिजीनियस, मतलब वहां के लोगों का सम्मान किया करते थे। नॉर्थवर्ड इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना। अगर हम उत्तरी दिशा की बात करें, तो उत्तर साइड में जो भारत का प्रभाव था, वो सेंट्रल एशिया से चाइना तक था, मतलब मध्य एशिया से चीन तक। फेंट एंड वीक कॉन्टेक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर प्रोबेबली मेड इन मॉडर्न टाइम्स, if not before, but only when some 2000 years ago the Han Empire began to drive its frontier towards the Caspian, did India and China really meet? और इंडिया अगर चीन के संबंधों के बारे में बात की जाए, तो मौर्यन टाइम में, मतलब मौर्य साम्राज्य के टाइम में, इंडिया का चीन से थोड़ा वीक कांटेक्ट था। ठीक है, वीक वीक एंड फेंट मतलब धुंधला सा, हल्का और वीक कांटेक्ट था चाइना के साथ। और लगभग 2000 साल पहले हैन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, चीन में। और उसने कुछ वहां के फ्रंटियर्स को भेजा था कैस्पियन सागर की तरफ, और तब जाकर मीन्स इंडिया और चाइना रियली मीट हुए या फिर मिले, ऐसा कहा जा सकता है। सो अनलाइक साउथ ईस्ट एशिया, चीन डिड नॉट assimilate Indian ideas in every aspect of her culture, but the whole of the Far East is in India's depth for Buddhism। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात की है हमने, और जिस पर भारत का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जिसे ग्रेटर इंडिया कहा गया, वैसा इफेक्ट चीन के साइड तो देखने को नहीं मिला इंडिया का। और बट जो इंडिया का डेप्थ है, मतलब इंडिया ने जो दूसरे देशों को अ, एक चीज कर्ज के तौर पर दी या कर्ज के तौर पर मिली इंडिया से उन लोगों को, वो है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, which helped to mold the distinctive civilization of China, Korea, जापान एंड तिब्बत। और ये जो बुद्धिज्म जो भारत से इन देशों में गया, उसने चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता पर प्रभाव डाला। As well as her special gift to Asia, India has conferred many practical blessings on the world at large, notably rice, cotton, and sugarcane, and many spices and domestic fowls, the game of chess, and most important of all, the decimal system of numeral notation। अगर प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स की बात की जाए, जो कि
इंडिया के द्वारा स्पेशल गिफ्ट के तौर पर एशिया के देशों को मिले, तो वो है नोटेबली इंडिया से राइस प्रोडक्शन, मतलब राइस सप्लाई किया जाता था एशिया में, कॉटन, कपास, शुगरकेन, गन्ना और बहुत ही प्रकार के मसाले, स्पाइसेस, एंड द डोमेस्टिक फाउल और विभिन्न प्रकार के पक्षी, एंड द गेम ऑफ चेस। और ये भी याद रखना है कि आपको गेम ऑफ चेस भी भारत का ही गेम है जो कि एशिया तक गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल नोटेशन, और साथ ही जो दशमलव प्रणाली है वो भी भारत से ही वर्ल्ड को गई। एंड द इन्वेंशन ऑफ एन अननोन इंडियन मैथमेटिशियन अर्ली इन द क्रिश्चियन एरा, और जो कि एक भारत के गणितज्ञ के द्वारा खोजी गई थी दशमलव प्रणाली। The extent of the spiritual influence of India on the ancient West is much disputed. The heterodox Jewish sect of the Essenes, which probably influenced early Christianity. अगर हम रिलीजियस या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रभाव की बात करें भारत का यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति पर, तो ये डिस्प्यूटेड है, मतलब इसके बारे में अलग अलग मत है लोगों के। बट ये कहा जाता है कि जो जेविस सेक्ट है, ठीक है, जेविस सेक्ट के द्वारा, जेविस सेक्ट से अर्ली क्रिश्चियनिटी में कुछ प्रैक्टिसेस ली गई है, और ये जो प्रैक्टिसेस मिलती जुलती है वो बुद्धिज्म से मिलती जुलती है। बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बुद्धिज्म धर्म रिलीजन है हमारे इंडिया का, वहां से कुछ चीजें हमें क्रिश्चियन धर्म में देखने को मिलती है जेविस सेक्ट के थ्रू। एंड पैरेलल मे बी ट्रस्ट बिटवीन अ फ्यू पैसेजेस इन द न्यू टेस्टामेंट एंड द पाली स्क्रिप्चर, और साथ ही न्यू टेस्टामेंट और पाली स्क्रिप्चर्स में भी ऐसे ही भारत के बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें हमको देखने को मिलती है। एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर्स एंड मिस्टिक्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्लोटोनियस एंड दोस ऑफ द उपनिषद्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन नोटिस्ड। और जो थॉट्स एंड टीचिंग्स विश्व के प्रख्यात वेस्टर्न फिलोसोफर्स और पाइथागोरस जैसे मैथमेटिशियन और प्लेटो, इन सभी ने जो भी फिलॉसफी दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे उपनिषद से मैच करती है। None of these similarities, however, is close enough to give certainty, especially as we have no evidence that any classical writer had a deep knowledge of Indian religion. बट ये जो सिमिलरिटीज है, जो थोड़ी थोड़ी समानता मिलती है इन चीजों से या फिर इन फिलोसफी से, इसके बारे में एकदम सर्टेन एविडेंस नहीं है हमारे पास, पक्के सबूत नहीं है। बट ये भी, इसके भी कोई एविडेंस नहीं है कि किसी बाहरी फिलोसोफर को इतना डीप नॉलेज हो इंडियन रिलीजन के बारे में, इंडियन धर्म के बारे में। We can only say that there was always some contact between the Hellenic world and India, mediated first by the Achaemenid Empire, then by that of Seleucids, and finally under the Romans. But ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्टेक्ट था बाहरी वर्ल्ड से, वो पहले एकिमिएट एम्पायर साम्राज्य के द्वारा बना, देन बाय दैट ऑफ सेल्यूसिड्स, उसके बाद जो है सेल्यूसिड्स जो साम्राज्य रहा उसके द्वारा थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ भारत का दूसरे बाहरी वर्ल्ड से, एंड फाइनली अंडर द रोमन्स। और जब रोमन्स रहे, वो जो था वो जो थे भारत में ओशियन के द्वारा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, और उन्होंने थोड़ा सा भारत का कांटेक्ट बढ़ाया बाहरी देशों से। सो क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड एट द टाइम व्हेन दिस कांटेक्ट वाज क्लोजेस्ट, और जब ये कांटेक्ट, मतलब भारत का बाहरी वर्ल्ड से कांटेक्ट सबसे ज्यादा करीब था, तब क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलना चालू हुई, मतलब क्रिश्चियन धर्म जो है वो फैलना चालू हुआ। वी नो दैट इंडियन ascetics occasionally visited the west, and that there was a colony of Indian merchants at Alexandria. इंडियन एस्केटिक्स जो है वो वेस्ट की तरफ विजिट करते थे, एंड
इंडियन मर्चेंट की कॉलोनी हुआ करती थी कहाँ पर? एलेक्जेंड्रिया शहर पर। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय व्यापारियों की कॉलोनी हुआ करती थी कहाँ पर? एलेक्जेंड्रिया में। पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन द न्यू प्लेटोनिज्म एंड अर्ली क्रिश्चियनिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और जो पॉसिबिलिटी, जो संभावना है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस किस पर था? नियो प्लेटोनिज्म पर था, साथ ही क्रिश्चियनिटी पर था, तो इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। So many authorities may doubt that Indian thought had any effect on that of ancient West, but there can be no doubt of its direct and indirect influence on thoughts of Europe and America in the last century and a half, though this has not received adequate recognition. Many authorities may doubt, मतलब कई अथॉरिटी जो है इस पर डाउट कर सकती है कि इंडियन जो थॉट्स है उन्होंने एंशियंट वेस्ट मतलब प्राचीन यूरोप पर कोई भी प्रभाव डाला हो या यूरोपीय कंट्रीज या पश्चिमी देशों पर। बट इस चीज पर डाउट नहीं किया जा सकता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा जो प्रभाव था वो यूरोप के थॉट्स और अमेरिकन कंट्रीज के थॉट्स पर था लास्ट सेंचुरी एंड हाफ, दो दिस हैड नॉट रिसीव एडिकेट रिकॉग्निशन। और हालांकि ये हो सकता है कि इस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया, किसी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हमारे प्रभाव को। बट भारत का प्रभाव कहाँ था? यूरोपीय पश्चिमी और पश्चिमी एंड यूरोपीय देशों के थॉट एंड कल्चर पर। दिस इन्फ्लुएंस हैज नॉट कम बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यू हिंदू मिशंस। द लास्ट 80 years have seen the foundation of the Theosophical Society of various Buddhist society and of societies in Europe and America looking for inspiration to the saintly 19th century Bengali mystics Paramhans Ramkrishna and to his equally saintly disciple Swami Vivekananda. Lesser organizations and groups have been founded in the West by other Indian mystics and their disciples. Some of them noble, earnest and spiritual, other of more dubious character. तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि इंडिया के जो धर्म है बेसिकली बुद्धिस्ट सोसाइटी और थियोसॉफिकल सोसाइटीज, इन ये इनका जो स्थापना हुई उसने यूरोपियन कंट्रियों पर प्रभाव डाला, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सॉरी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी की एक स्पीच जो कि उन्होंने शिकागो में जाकर दी थी अमेरिका में, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो इन लोगों ने मतलब स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इन चीजों ने बाहरी वर्ल्ड पर, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज पर प्रभाव डाला है। Here and there, Westerners themselves, sometimes armed with a working knowledge of Sanskrit and first-hand Indian experience, have tried to convert the West to streamline योगा और वेदांता। और पहले तो ये हुआ ही कि इंडिया के वेद और योग अ, का प्रभाव पड़ा ही, ठीक है, संस्कृत का प्रभाव पड़ा बाहर के देशों में। और आज भी हम देखते हैं कि ये जो योगा और वेदांत में जो लिखी गई चीजें हैं उसको अ, वो जो है अभी भी विदेशी लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और पूरे वर्ल्ड में ये योग का कल्चर फैल चुका है ना? सभी लोग योग करना पसंद करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। और साथ ही में संस्कृत लैंग्वेज की प्रभावशीलता पर भी काफी रिसर्च हो चुकी है। We would in no way disparage his teachers or their followers, many of whom are of great intellectual and spiritual caliber. But whatever we may think of the Western propagators of Indian mysticism, we cannot claim that they have had any great effect on our civilization. तो हम जो अ, बाहर के जो धार्मिक नेता बोल सकते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल महान लोग या फिर स्कॉलर्स हो गए दूसरे देशों के, तो उनकी जो स्पिरिचुअल कैलिबर है मतलब उनके अध्यात्म से रिलेटेड जो क्षमताएं हैं उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा कोई भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति बाहर का नहीं दिखा जिसने
इंडिया की सिविलाइजेशन पर, इंडिया के रहस्यवाद पर उतना ज्यादा इफेक्ट किया हो जैसा कि भारत के स्कॉलर्स ने बाहर इफेक्ट किए हैं। मोर सबल बट मोर पावरफुल has been the influence of Mahatma Gandhi through the many friends of India in the West who were impressed by the burning sincerity and energy and by the ultimate success of his policy of non-violence। और जैसे हमारे महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो उनका जो प्रभाव था वो पूरे विश्व में था, स्पेशली उनकी जो नीति थी नॉन वायलेंस की, अहिंसा की नीति का, और उसके बल पर उन्होंने इंडिया को आजादी दिलवाई। ग्रेटर दैट एनी ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस हाउएवर हैज बीन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडिया रिलीजियस लिटरेचर थ्रू फिलॉसफी। और किसी भी प्रभाव से ज्यादा जो भारतीय रिलीजियस लिटरेचर है, मतलब भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है, उसने फिलॉसफी पर, वर्ल्ड की फिलॉसफी पर काफी प्रभाव डाला। The pioneers of Asiatic Society of Bengal quickly gained a small but enthusiastic followings in Europe, and Goethe and many other writers of the early 19th century read all they could of ancient India literature in translation। तो एशियाटिक सोसाइटीज के जो लीडर्स थे, जिसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, उसको एक स्मॉल मतलब छोटी रिकॉग्निशन मिली, बट यूरोप के लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इनके द्वारा बताई गई चीजें और इनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर को ट्रांसलेट कर कर इन्होंने उसे पढ़कर खुद नॉलेज लिया। एंड वी नो दैट Koth borrowed a device of Indian dramaturgy for the prologue to Faust, and who can say that the triumphant final chorus of the second part of work was not in the part inspired by the monism of Indian thought as he understood it। और ये जो फॉस्ट गोथ है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था, मतलब एक बहुत ही फेमस प्ले बोल सकते हैं लिखा था, जिसका नाम था फॉस्ट। तो वो जो फॉस्ट की ड्रामेटर्जी है, ड्रामेटर्जी मतलब अ, उसको लिखने या फिर द आर्ट ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं आप, उसको लिखने की जो कला है वो गोथ ने कहाँ से बोरो की थी? इंडिया से। और जो उस वर्क में फाइनल कोरस था, और फाइनल कोरस का जो सेकंड पार्ट था, उसमें ये कोई भी नहीं कह सकता कि वो इंडियन थॉट मतलब भारत के मोनिस्ट एकांतवाद या अद्वैतवाद के सिद्धांत से इन्फ्लुएंस्ड नहीं था। सो फ्रॉम गोथ ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर न्यू समथिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो सिर्फ गोथ ही नहीं, और उनके अलावा जो और भी दूसरे जर्मन फिलोसोफर थे, वो भी इंडियन की फिलोसफी के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे। Schopenhauer, whose influence on literature and psychology has been so considerable, indeed openly admitted his depth and his outlook was virtually that of Buddhism। ये जो Schopenhauer जो है, इनका इन्फ्लुएंस साहित्य और फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है। तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इंडियन के बुद्धिज्म से उन्होंने काफी चीजें अपने वर्क्स में या लिटरेचर में इंक्लूड की है। द मोनिज्म ऑफ Fichte and Hegel might never been taken the form they did it had not been of Enquetil Duperron's translation of the Upanishads and the work of other pioneer Indologists। तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो मॉनिज्म है, मतलब इंडिया के धार्मिक ग्रंथों में जो एकात्मवाद है या अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसने फिट्स हो गया, हेगल हो गया, और साथ ही जो अलग अलग फिलोसोफर्स हुए वर्ल्ड के, उन सभी ने कहीं ना कहीं इनके ट्रांसलेशन से, हमारे उपनिषद के ट्रांसलेशन वगैरह से नॉलेज प्राप्त करके अपने वर्क्स में उनको यूज किया है। In the English-speaking world, the strongest Indian influence was felt in America, where Emerson
Thoreau, and other England writers avidly studied much Indian religion literature in the translation and ex- exerted immense influence on their contemporaries and successors, notably Walt Whitman. अब यहाँ पर बात की जा रही कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पर इंग्लिश भाषी लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका में देखा गया भारतीय लिटरेचर का, जहाँ पर ये इमर्सन जो कि अमेरिकन ऑथर है, थोरियो है, और न्यू इंग्लैंड के जो अदर्स ऑथर है, उन्होंने अपने वर्क में, राइटिंग्स में बहुत सारी इंडियन रिलीजियन रिलीजन में ट्रांसलेट हुए लिटरेचर की चीज़ों को इंक्लूड किया है, और उसका इफेक्ट जो है, इन्फ्लुएंस जो है, वो कंटेम्प्रेरी सक्सेसर्स में भी उनके देखने को मिला है। उनके आने मतलब अमेरिकन इमर्सन्स के आने बाद में आने वाले राइटर्स या पोएट्स जैसे वॉल्ट विटमैन वगैरह के वर्क में भी इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। रो कार्गले and others, the German philosopher in their turn made their mark on England, and as did the Americans through many late 19th century writers such as Richard Jeffries and Edward Carpenter. तो कार्गिल की बात हो रही है यहाँ पर, और अदर जो जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने भी इंग्लैंड पर अपने मार्क छोड़े। एज द अमेरिकन थ्रू मेनी लेट 19th सेंचुरी राइटर्स सच एज, और अमेरिकन के जो बहुत से 19th सेंचुरी के राइटर्स हुए, जैसे कि रिचर्ड जेफरीस एंड एडवर्ड कारपेंटर. So though in the contemporary philosophical school of Europe and America, the monistic and idealistic philosophies of the last century carry little weight. Their influence has been considerable, and all of them own something at least to ancient India. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम तत्कालीन फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ यूरोप की, यूरोप में जो उस समय फिलोसफी चल रही थी, अमेरिका में जो चल रही थी, या फिर जो भी देखे उस टाइम, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने एंशियंट इंडिया के से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें इंडिया से बोरो की है, थॉट्स में, आइडियोलॉजीज में, फिलोसफी में. द सेजेस हु meditated in the jungles of the Ganges Valley 600 years or मोर बिफोर किड्स आर स्टिल फोर्सेस इन द वर्ल्ड. और जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, सेजेस, जो कि गंगा गंगा की घाटी में 600 पहले तप किया करते थे या योग किया करते थे. तो मोर बिफोर क्रिस्ट आर स्टिल फोर्सेस इन द वर्ल्ड. तो वो जो है, उनका जो फोर्स है, उनका जो बल है, वो अभी भी देखने को मिलता है विश्व में. इट इज टूडे समथिंग ऑफ एन encouragement to speak of Western civilization or Indian civilization. Until very recently, cultures were sharply divided, but now, when India is but a 30 hours journey from London, and culture division are beginning to disappear. सो यहाँ पर जो है पूरा विश्व जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, संस्कृति में बटा हुआ है. बट अब जब भारत से लंदन की यात्रा सिर्फ 30 घंटों में तय हो जाती है, 30 घंटों में हम भारत से दूसरे महाद्वीप लंदन में, दूसरे महाद्वीप के देश लंदन ब्रिटेन में जा सकते हैं. तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस या कल्चरल डिवीजन था, अब वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा है, खत्म होने लगा है, कम होने लगा है. सो इफ मॉडर्स vivendi is reached between liberal democracy and communism, and civilization survives, the world of the future will have a single culture with, so it is to be hoped, many local differences and variations. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया है और डिजिटल हो गई ये सारी चीजें, तो क्या हो गया कि पूरा विश्व जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ही इजीली जुड़ गया है. तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. और यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे विश्व के लिए एक ही सिंगल कल्चर बचेगा, और इनमें कुछ लोकल डिसिमिलरिटीज होगी या फिर डिफरेंसेस होंगे बस. सो किस प्रकार आपको याद रखना है कि किस प्रकार का कल्चर आएगा. वन सिंगल कल्चर, अ सिंगल कल्चर विथ मेनी लोकल differences and variations.
संस्कृति एक रहेगी, बट उसमें लोकल एरिया के वॉइस थोड़े थोड़े से चेंजेस रहेंगे। सो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड कल्चरल स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन वेरी लार्ज। जो इंडिया का भाग है या फिर कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के कल्चर में, वर्ल्ड की संस्कृति में, वो पहले से ही ज्यादा है। ठीक है, वेरी लार्ज पार्ट है। एंड इट विल कंटिन्यू एंड ग्रो एज हर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस इंक्रीज। और जैसे जैसे इंडिया की संस्कृति का प्रभाव विश्व में बढ़ते जाएगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस। एंड फॉर दिस रीजन, इफ फॉर नो अदर, वी मस्ट टेक अकाउंट ऑफ आवर एंशियंट हेरिटेज इन दी सक्सेसेस and its failure, for it is no longer the heritage of India alone, but of all mankind. So इसी कारण मीन्स इंडिया का जो दूसरे पूरे विश्व के कल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है, तो इस कारण क्या हो रहा है, नो अदर वी मस्ट टेक अकाउंट ऑफ आवर एंशियंट हेरिटेज इन दी सक्सेसेस एंड इट्स फेलियर। तो अगर हम हमारे एंशियंट हेरिटेज के प्रति सक्सेस होते हैं या फिर फेलियर भी मिलती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। फॉर इट इज नो लॉन्गर द हेरिटेज ऑफ इंडिया अलोन, बट ऑल मैनकाइंड। क्योंकि भारत की जो संस्कृति विरासत जो है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, बल्कि पूरे ही मानव समाज की है। सो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर ऑन साउथ ईस्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। तो जो एंशियंट इंडिया कल्चर का प्रभाव था साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो कब देखा जा सकता है? 4th सेंचुरी एडी में, 5th सेंचुरी बीसी में, 1st सेंचुरी एडी में, कि 9th सेंचुरी बीसी में? आपका आंसर हो जाएगा 5th सेंचुरी बीसी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जेविस सेक्ट फॉलोड मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस समवॉट सिमिलर टू। जो जेविस सेक्ट की जो मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस थी, वो किससे मिलती थी? इंडिया के बुद्धिज्म से मिलती थी, हिंदुज्म से मिलती थी, कैथोलिसिज्म से मिलती थी, या नेचुरलिज्म से मिलती थी? तो जो एक धर्म जिसने पूरे विश्व के साथ साथ पूरे एशिया पर भी ज्यादा अपना प्रभाव डाला, वो था बुद्धिज्म। तो व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन की सबसे सिग्निफिकेंट क्वालिटी क्या है? हमने ये देखा था कि इसकी सिग्निफिकेंट क्वालिटी ये थी कि ये अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। मतलब आज इतने साल बाद भी हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारे साथ जीवित है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इट हैज रिटेन्ड इट्स कंटिन्यूटी। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ? जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इट इज लाइक हेक्टिक लाइफ और वेस्ट। क्या ये वेस्ट की लाइफ की तरह थका हुआ है? मतलब पश्चिमी देशों की लाइफ जैसी होती है थकावट वाली, वैसी है? इट इज क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस अनलाइक द हेक्टिक लाइफ और लाइफ ऑफ द वेस्ट। या फिर ये शांत और जेंटल खुशी से भरी हुई जो वेस्ट की हेक्टिक लाइफ की तरह नहीं है? इट फॉलोज वेस्टर्न कल्चर एंड ट्रेडिशन। या फिर भारत की संस्कृति पश्चिमी कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो आपका आंसर हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है इंडियन वे ऑफ लाइफ का, इसका शांत होना, इट्स क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस। और ये अनलाइक द हेक्टिक लाइफ ऑफ द वेस्ट, मतलब ये पश्चिम की जो थकावट वाली लाइफ है उसकी तरह नहीं है। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट इंडियंस टू गो टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री? तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाने वाले फर्स्ट इंडियंस कौन थे? कॉलोनिस्ट फ्रॉम नॉर्थर्न इंडिया, कॉलोनिस्ट फ्रॉम साउथर्न इंडिया, कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, या कॉलोनिस्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया? तो आपका आंसर है द कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। पश्चिम भारत के लोग जो थे वो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए। व्हाट इज रिफर्ड बाय इंडियन हिस्टोरियन एज ग्रेटर इंडिया? जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली भारत का प्रभाव बहुत ही ज्यादा था। तो इंडियन के हिस्टोरियंस जो है, उन्होंने क्या किया, उस एरिया को ग्रेटर इंडिया नाम दे दिया। तो वो एरिया कौन सा था? साउथ ईस्ट एशिया। हु इज सेड टू लीव सिलोन फर्स्ट? सॉरी, हु इज सेड टू हैव सिलोन फर्स्ट? सिलोन पर सबसे पहले विजय किसने प्राप्त की? एम्परर अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, या विजया द लेजेंडरी आर्यन किंग? तो आंसर है आपका विजया द लेजेंडरी आर्यन किंग। When did the real contact between India and China begin?
तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रियल कांटेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ? अबाउट 1000 years ago, 1500 years ago, about 200 years ago and about 300 years ago. आंसर है आपका अबाउट 200 years ago. Which India influence यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट? किन्होंने इंडिया यूरोप और अमेरिका पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी ने ही विश्व पर प्रभाव डाला। विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस द वेस्ट मोस्ट? महात्मा गांधी कौन सी क्वालिटी ने वेस्ट को, मतलब पश्चिमी देशों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? पॉलिसी ऑफ वायलेंस, हिंसा की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति, पॉलिसी ऑफ करेज, साहस की नीति, या फिर पॉलिसी ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की नीति। आंसर हो जाएगा पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड कल्चर वी में एक्सपेक्ट इन टू इमर्ज इन फ्यूचर? हम किस प्रकार का एक विश्व संस्कृति एक्सपेक्ट करते हैं जो कि फ्यूचर में आएगी? ये आएगी अ सिंगल कल्चर विद सम लोकल डिफरेंसेस, मतलब एक ऐसी संस्कृति होगी जो कि एक समान होगी बट बस इसमें कुछ लोकल डिफरेंसेस होंगे। हु वाज द जर्मन फिलोसोफर इंडेप्टेड टू इंडिया बाय बोरोइंग द डिवाइस ऑफ इंडियन ड्रामेटर्जी फॉर प्रोलॉग टू हिज प्ले फास्ट, विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोनिज्म ऑफ इंडियन थॉट? ऐसे कौन से जर्मन फिलोसोफर है जिन्होंने अपने प्ले, मतलब ये जो नाटक लिख रहे थे फर्स्ट, उसके लिए इंडियन ड्रामेटर्जी से द आर्ट ऑफ राइटिंग उधार ली, ठीक है, एंड उस पर इंडियन मोनिज्म का भी प्रभाव देखने को मिला। तो वो थे हमारे ऑथर गौत। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली? इंडियन कल्चर का कौन सा एस्पेक्ट जो है उसने फार ईस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला? तो सिंपल सा है, इंडियन बुद्धिज्म ने। सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स, जो प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स जो है इंडिया के द्वारा वर्ल्ड को ऐसे गिफ्ट मिली, वो थी राइस, कॉटन, सुगर केन स्पेसिस, गेम ऑफ चेस, डेसिमल सिस्टम, या ऑल ऑफ दिस। ये सभी ही इंडिया के द्वारा विश्व तक पहुंचे। विच अमेरिकन राइटर्स वर इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय इंडियन थॉट? कौन से अमेरिकन राइटर्स इंडियन थॉट्स के द्वारा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए? इमर्सन एंड थोरियो, वॉल्ट विटमैन, रिचर्ड जेफरिस एंड एडवर्ड कारपेंटर, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी ही अमेरिकन राइटर्स है जो कि इंडियन फिलोसफी और थॉट से इन्फ्लुएंस्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट दैट इंडिया हैज कन्फर्ड अपॉन द वर्ल्ड इज? सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो इंडिया के तरफ से विश्व को मिला वो क्या है? कॉटन, राइस, चेस, या डेसिमल सिस्टम? आंसर है आपका डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। When was the wonder that was India written? The wonder that was India कब लिखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1958 में। The western dissemination of Indian mysticism was? जो वेस्टर्न डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन मिस्टिसिज्म था वो कैसा था? हाईली इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था। वेरी डिमोरलाइजिंग, मतलब ये लोगों को, मोरल को कम करता था। वेरी रिजुवेनेटिंग, मतलब ये नव ऊर्जा भर देता था। या फिर नॉट वेरी इन्फ्लुएंस, या फिर इसका कोई भी प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता था। ये जो वेस्टर्न डिसेमिनेशन था इसका इंडियन मिस्टिज्म पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एल बसम वॉज बॉर्न, एल बसम का जन्म कहाँ हुआ था? इन लॉकटन इंग्लैंड, लाहौर पाकिस्तान, सॉरी लाहौर पाकिस्तान, इन अहमदाबाद इंडिया, या फिर इन लंदन इंग्लैंड? तो ये आंसर जो है लॉन्गटन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। बसम की मृत्यु कब हुई? 1986, 1987, 1988, या फिर 1990? आंसर है आपका 1986 में। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? संस्कृत जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कब थी? 5th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, या फिर 7th सेंचुरी में? हमने पढ़ा था ऐसे में 4th सेंचुरी में। एल बसम इज एन एमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ? एल बसम जो है वो एमिनेंट हिस्टोरियन थे, प्रमुख इतिहासकार हैं। चाइना के, इंग्लैंड के, जर्मनी के, या फिर अमेरिका के? तो ये इतिहासकार है इंग्लैंड के, जहां पर इनका जन्म हुआ। द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस वॉज? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद,
स्वामी दयानंद या फिर हेगल? आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। एल बस्सम का जन्म कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914? आंसर है 1914। फॉस्ट इज अ प्ले बाय, ये जो फॉस्ट प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया? क्रिस्टोफर मार्लो, गॉथ, सोफेनहॉर या फिर हेगल? आंसर आपका गॉथ। ये जो गॉथ थे उन्होंने फॉस्ट प्ले लिखा था। गॉथ, सोफेनहावर एंड हेगल वर, ये सभी क्या थे? अमेरिकन फिलोसोफर थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर थे या फिर इंडियन फिलोसोफर थे? तो ये सभी जो तीनों जो हैं ये थे जर्मन फिलोसोफर। अमेरिकन थोरियो, रिचर्ड जेफरीज, एडवर्ड कारपेंटर एंड वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिकन, रसिया, फ्रांस या इंग्लैंड? ये मतलब इमर्सन, थोरियो, जेफरीज एंड कारपेंटर एंड विटमैन, ये सभी के सभी अमेरिकन थे। इंडियन मर्चेंट फाउंड देयर वे टू मलाया, सुमात्रा एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियन के जो व्यापारी है वो मलाया, सुमात्रा और अदर साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में कब गए? इन द रेन ऑफ अशोका, इन द रेन ऑफ हर्ष, इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त या इन द रेन ऑफ भोज? सो इन द रेन ऑफ अशोका मतलब सम्राट अशोक के साम्राज्य के दौरान या फिर उनके राज के दौरान ये लोग मालय, सुमात्रा एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में गए, भारतीय व्यापारी। बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ बोरोबदूर इज, ये जो बौद्ध स्तूप है बोरोबदूर में वो कहाँ पर स्थित है? मलाया में, सुमात्रा में, सिलोन में कि जावा में? आंसर आपका जावा में। द अंगकोर इज लोकेटेड, अंगकोर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मलाया में, सुमात्रा में, कंबोडिया में फिर या फिर जावा में? अंगकोर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। फेंट एंड वीक कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर प्रोबेबली मेड इन, जो इंडिया और चाइना के बीच में हल्का फुल्का सा जो कॉन्टेक्ट था वो किस टाइम पर था? मौर्यन टाइम्स पे था, गुप्त के समय पे था, मुगल समय एम्पायर के टाइम पर था या फिर बुद्ध के टाइम पर था? आंसर आपका हो जाएगा मौर्यन टाइम्स। जब मौर्य साम्राज्य था तब इंडिया के चाइना से हल्के फुल्के संबंध थे। सिलोन फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, सिलोन जो है श्रीलंका का पूरा नाम है, तो ये फाइनली बुद्धिज्म में कन्वर्ट कब हुआ? इन द रेन ऑफ अशोका, सम्राट अशोक के साम्राज्य के टाइम, राज के टाइम, या फिर हर्ष के राज के टाइम, चंद्रगुप्त के राज के टाइम या फिर भोज के राज के टाइम? आंसर है आपका सम्राट अशोक के राज के टाइम। अब कुछ वर्ड पावर देख लेते हैं। हेक्टिक का मीनिंग क्या होता है? विदाउट रेस्ट, ठीक है। हेकाटॉम, हेकाटॉम मीन्स ग्रेट पब्लिक सेक्रीफाइस। सेक्ट, सेक्ट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय रिलीजियस बिलीफ और ओपिनियन, मतलब एक ऐसा लोगों का समूह जो कि एक किसी धार्मिक ओपिनियन या फिर बिलीव या आस्था से जुड़े हुए हैं। लिवेंट, क्वालिटी और इन्फ्लुएंस स्प्रेडिंग एंड चेंजिंग समथिंग। इंडिजीनियस मीन्स नेटिव, मतलब मूल निवासी। मेरीटाइम, कनेक्टेड विद द सी और नेविगेशन, मेरीटाइम जो है वो सी में मतलब समुद्र में दिशा वगैरह से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। इम्पेटस मीन्स ड्राइविंग फोर्स एंड चिफ्टन मीन्स लीडर ऑफ अ क्लेनो ट्राइब। चिफ्टन मीन्स किसी ट्राइब, जनजाति या फिर जाति समूह का आप इसको मुखिया बोल सकते हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं, विलोम शब्द। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी मतलब ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इसका विलोम क्या हो जाएगा एंटोनिम? प्रॉस्पर्टी, खुशहाली। वेनिस, खत्म हो जाना, उल्टा, अपीयर, दिखाई देना। लॉन्ग, लंबा, अपोजिट, शॉर्ट, छोटा। रैपिड, लगातार चलने वाला। ग्रेजुअल मतलब कभी कभार, धीरे धीरे। एसिमिलेट मतलब जोड़ना। डिवाइड, ये सेपरेट, अलग करना। ड्यूबियस मतलब अनट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके। अनड्यू, इनड्यूबिटेबल
डिस्पैरेज निंदा करना, एडमायर प्रशंसा करना। इनसिंसियरिटी का अपोजिट हो जाएगा सिंसियरिटी। एडिक्वेट पर्याप्त, इनएडुकेट अपर्याप्त। आइडियलिस्ट आदर्शवादी, रियलिस्ट रियलिस्ट, ठीक है। कंटिन्यू लगातार, कंटिन्यू रोककर मतलब बिना लगातार। कंसिडरेबल जिस पर सोचा जा सके, ट्रिवियल जिसे इग्नोर करना चाहिए। सबल धुंधला, क्लियर साफ। लोकल, लोकल मीन्स डोमेस्टिक बोल सकते हैं इसको, फॉरेन मीन्स बाहर। ये था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको वोकेबुलरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसका नॉलेज होना भी आपको जरूरी था। सो थैंक यू। आई होप दिस lecture will help for your examination preparation. Bye bye.